जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके अंतर्गत हम समझने वाले हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ क्या होता है, इसका भारत में क्या इतिहास रहा है और एक देश एक चुनाव प्रणाली के क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस हमारे देश, सरकार, समाज को हो सकते हैं और हमारे देश की सरकार और हमारे देश का सर्वोच्च कानून संविधान इसके बारे में क्या राय रखता है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि अगर हम हमारे संपूर्ण देश में, संपूर्ण भारतवर्ष में एक ही प्रकार की वोटिंग प्रणाली, एक ही प्रकार की वोटिंग लिस्ट और एक ही प्रकार की चुनाव की प्रणाली को संपन्न करवाते हैं तो उसमें किन चुनौतियों का सामना हमारे देश और हमारी सरकार को करना पड़ सकता है, और साथ में हम लास्ट में ये भी समझेंगे कि क्या निष्कर्ष इसके निकल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब भी हम किसी राज्य की बात करते हैं तो राज्य में हम 4 बेसिक तत्वों को शामिल करते हैं। सबसे पहले हम उसमें शामिल करते हैं एक क्षेत्रफल, दूसरा हम उसमें शामिल करते हैं उस क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या, और तीसरा हम वहां पर सरकार को स्थापित करते हैं, और चौथा हम वहां पर स्थापित करते हैं संप्रभुता को। यानी किसी भी राज्य के 4 बेसिक अंग होते हैं, 4 बेसिक तत्व होते हैं। यानी वहां का एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल होना चाहिए जहां पर एक रहने वाली जनसंख्या होनी चाहिए। अब उस क्षेत्रफल में वो जनसंख्या जो रह रही है उसके ऊपर शासन करने वाली कोई ऐसी सरकार होनी चाहिए जो अपने आप में संप्रभु है, जिसके ऊपर बाहरी किसी देश का कोई दबाव नहीं है। तो जिस प्रकार से राज्य के 4 तत्व बताए गए हैं, उसी प्रकार से जिस भी किसी देश में सरकार शासन करती है उस सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसे हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। जब हम बात करते हैं विधायिका की, तो विधायिका का अर्थ होता है दोस्तों जो विधान बनाती है, जो कानून बनाती है। और हमारे देश में विधान बनाने का या संसदीय व्यवस्था में विधान बनाने का जो कार्य करती है वो संसद करती है। तो जब हम विधायिका की बात करते हैं सरकार के अंग के रूप में, तो इसका अर्थ है हम संसद की बात करते हैं। जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय स्तर पर या सेंट्रल स्तर पर संसद कानून बनाती है, विधायिका कानून बनाती है, उसी प्रकार से हमारे राज्यों में प्रत्येक राज्य की अलग अलग विधानसभाएं होती हैं और वो उन राज्यों के लिए अलग अलग अपने विधान बनाती है, अपने कानून बनाती है। दूसरे नंबर पर जो सरकार का अंग आता है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका का अर्थ होता है जो कार्य करती है। यानी जब विधायिका ने कोई कानून बना दिया, संसद ने कोई कानून बना दिया, विधानसभा ने कोई कानून बना दिया, इसका अर्थ है उसे लागू करवाना पड़ेगा। तो लागू करवाने का कार्य जो है वो कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक होती है स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। जब हम स्थायी कार्यपालिका की बात करते हैं तो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत हम उन लोगों को लेते हैं जो पारंपरिक रूप से वहीं पर जमे होते हैं और जिनको हर 5 साल के बाद चुनने की आवश्यकता नहीं होती नेताओं की तरह, क्योंकि वो वहां पे पास होकर आते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर IAS, IPS या फिर BPSC, RAS, UPPCS या MPPCS के माध्यम से गए हुए व्यक्ति जो एग्जाम पास करके आए, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, यह स्थायी कार्यपालिका है। अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत हम लेते हैं उन नेताओं, उन मिनिस्टर्स को, उन कैबिनेट्स को जो हर 5 साल के बाद चेंज होती रहती है या फिर हर 5 साल के बाद जिनको हम चुनकर भेजते हैं। इन दोनों का ही, स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका का यह दायित्व होता है, यह कर्तव्य होता है कि जो कानून देश की संसद के द्वारा, विधानसभाओं के द्वारा बनाया गया है और राष्ट्रपति और क्रमशः राज्यपालों की अनुमति के बाद वो लागू किया गया है, उसे सही से लागू करवाया जाए। तीसरे नंबर पर फिर आती है आपकी न्यायपालिका। न्यायपालिका या जुडिशरी क्या करती है? न्याय प्रदान करती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो न्यायपालिका न्याय प्रदान करने के साथ साथ देश के सर्वोच्च कानून, संविधान की गार्जियन भी है, संविधान की संरक्षक भी है। यानी अगर हमारे देश में कोई ऐसा कानून बनता है जो कानून देश के सर्वोच्च कानून यानी संविधान से मेल नहीं खाता है, तो फिर न्यायपालिका, माननीय सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करते हैं। और जुडिशियल रिव्यू करने के बाद ये देखते हैं कि जो संविधान बता रहा है, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर 1973 के केशवानंद भारतीवाद में दिया गया था, उसके अंतर्गत ये बात सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, या संविधान के बेसिक नियमों का कहीं ये कानून उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। इसे हम जुडिशियल रिव्यू कह सकते हैं, इसे हम न्यायिक पुनर्समीक्षा कह सकते हैं। तो ऐसा न्यायपालिका करती है और उस न्यायिक प्रक्रिया को एक शानदार और संतुलित रूप प्रदान करती है।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ राज्य के कौन कौन से तत्व माने गए हैं और सरकार के कौन कौन से 3 अंग हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि केंद्र में संसद है हमारे देश में, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। राज्य में अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी विधानसभाएं हैं जो पर्टिकुलर उस राज्य के लिए विधान बनाती है। लेकिन हमारे देश में बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर एक तीसरा स्तर भी शासन का शुरू किया गया है, जिसे हम स्थानीय शासन कहते हैं या फिर पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में शासन के 3 अंग हैं। सबसे ऊपर दिल्ली के अंदर आप कह सकते हैं केंद्रीय सरकार है। उसके बाद निचले स्तर पर मध्यवर्ती भाग में अगर आप देखें तो राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हैं, और सबसे निचले स्तर पर आप देखें, सबसे निचले पायदान पर आप देखें तो आपको पता चलेगा वहां पर स्थानीय शासन है, स्वशासन है, जिसे हम लोकल बॉडीज कहते हैं। यानी 3 भागों में 3 आप कह सकते हैं पद सोपानिक व्यवस्था में हमारे देश का जो शासन है वो चलाया जाता है। अब बात आती है कि जो शासन चलाया जा रहा है और जो कार्यपालिका है, खास करके अस्थायी कार्यपालिका यानी नेता यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको चुनना पड़ेगा। और जब उनको चुनना पड़ेगा तो उनको चुनकर भेजा जाएगा, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो इसका अर्थ है उन्हें हर 5 साल के बाद चुना जाएगा, और जब उन्हें हर 5 साल के बाद चुना जाएगा तो हर बार हमारे देश में चुनाव करवाने पड़ेंगे। और इसलिए हमारे देश में आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और ये 1950 में स्थापित इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में संसद के यानी खास करके लोकसभा के और उसके बाद विधानसभाओं के इलेक्शन करवाता है और वोटिंग लिस्ट बनवाता है। लेकिन लोकल बॉडीज की अगर हम बात करें, यानी नगर निगम, पंचायती राज व्यवस्थाएं, तो उनका इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, जो अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भारत में जिस प्रकार से शासन व्यवस्था 3 भागों में बटी हुई है, जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके बाद राज्यों की राज्य सरकारें, और सबसे अंत में आप देखेंगे तो जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्थाएं या फिर स्थानीय स्वशासन, लोकल बॉडीज। उसी प्रकार से भारत में इलेक्शन भी 3 भागों में बटे हुए हैं। सबसे ऊपर लोकसभा के इलेक्शन, उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शन, और उसके बाद सबसे निचले पायदान पर अगर आप देखेंगे तो स्थानीय स्वशासन के लिए, नगर निगम और पंचायती राज व्यवस्था के लिए चुनाव या फिर इलेक्शन। और यही कारण है कि जितनी जल्दी अक्षय कुमार की मूवी रिलीज नहीं होती थिएटर के अंदर, उतनी जल्दी हमारे देश में नेताओं के चुनाव हो जाते हैं, और इसमें समय, धन, श्रम की अनावश्यक बर्बादी होती है। इतना ही नहीं, कुकुर मुत्तों की तरह अब्बाबास के जूते पहनने वाले कई स्वघोषित नेता अरुण धवन और कालिया भट्ट की तरह अपने नेपोटिज्म का नंगा नाच पृथ्वी पर करने के लिए निकल पड़ते हैं, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड कंपायमान हो जाता है। और इसी भूकंप से मानव सभ्यता की रक्षा करने के लिए हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने नवंबर 2020 में गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर पीठासीन अधिकारियों की जो बैठक हुई थी, उसमें यह कहा था कि जिस प्रकार से हमारे देश में 1 नेशन 1 टैक्स सिस्टम के आधार पर जीएसटी लाया गया, उसी प्रकार से 1 नेशन 1 इलेक्शन की परंपरा को पुनः शुरू करने की आवश्यकता है। तब से यह मुद्दा एक बार पुनः चर्चा में आया है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के खुरापाती दिमाग में ये मेंटोस आइडिया पहली बार आया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1952 में हमारे देश में पहले लोकसभा चुनाव करवाए गए थे, जिसमें 2 बड़ी पार्टियों ने हिस्सा लिया था। एक नेशनल कांग्रेस, जिसको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और दूसरी उस समय की बड़ी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको लीड कर रहे थे ए.के. गोपालन। पहले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला और देश की 489 लोकसभा सीटों में से 364 सीटें जीतकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई। लेकिन आगे चलकर जब ये 5-5 साल में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो रहे थे, तो तब व्यवधान पैदा हुआ जब 1968-1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने की परंपरा शुरू हुई। और जब ये विधानसभाएं समय से पहले भंग होने लगी तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न करवाया जाना असंभव सा हो गया। और इस वजह से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव जो 1952 से लेकर 1967 तक एक साथ हो रहे थे, अब एक साथ नहीं होने लगे।
अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर वापिस कब से ये बात चर्चा में आने लगी कि भाई लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव समय, धन, श्रम इत्यादि की बचत को करते हुए एक साथ करवाए जाने चाहिए? तो सबसे पहले 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली बार वापिस ये सुझाव प्रेषित किया भारत सरकार के सामने कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाने चाहिए। उसके बाद समय गुजरता गया, 2003 आया और 2003 में आप सब जानते हैं कि उस समय बीजेपी की सरकार थी और लाल कृष्ण आडवाणी वयोवृद्ध नेता हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले ये प्रपोजल वापस रखा कि भाई लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। बाद में 1999 में भी, यानी 1999 में भी ये बात हुई थी कि विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। और हाल ही में 2015 में जो विधि एवं न्याय मामलों की संसदीय समिति होती है, उसने भी संसद में इस बात को प्रेषित किया कि भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाने चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि भारत में आम जो चुनाव हैं उनके, यानी लोकसभा चुनावों के और विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ संपन्न कराए जाने के बारे में कौन कौन सी कमेटी ने कब कब क्या क्या रिकमेंडेशन दिए। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने आते ही पहली बार इस बात को बोला है कि भारत में पैसों की बचत होगी, समय की बचत होगी और इसकी वजह से एक साथ चुनाव करवाए जाने चाहिए। ये पहले होते थे, बीच में परंपरा टूट गई, अब वापिस सरकार उसको शुरू करवाना चाहती है। दोस्तों, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी को प्रैक्टिकली करना चाहें और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें कि अगर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अगर एक साथ हमारे देश में संपन्न होते हैं तो हमारे देश और समाज को क्या लाभ पहुंचेंगे, तो इसका पहला लाभ निकल कर आता है कि धन एवं समय की बचत होगी। यानी अगर मैं आपको बताना चाहूं डिटेल में तो मैं आपको कह सकता हूं इस बात को समझने के लिए कि पहले लोकसभा चुनाव जब हमारे देश में करवाए गए थे, जब विधानसभा के चुनाव भी साथ में ही करवाए जाते थे 1952 में, उस समय हमारे देश में 53 दलों ने हिस्सा लिया था, यानी 53 दलों ने, पार्टीज ने हिस्सा लिया था और उसमें 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अगर बात करूं मैं 17वें लोकसभा चुनाव की, जिसके साथ विधानसभाओं के चुनाव शामिल नहीं है, सिर्फ लोकसभा के चुनाव करवाए गए थे 2019 में, उसमें 610 दलों ने हिस्सा लिया था। यानी ये दल नहीं थे, ये दलदल थे जिसमें कमल खिला। खैर, अब 60,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए 2019 के लोकसभा चुनावों में, 60,000 रुपीज। ऐसा अनुमान है कि एक विधानसभा में जब चुनाव होते हैं तो औसतन खर्चा 4500 करोड़ रुपए का आता है। आप इसको दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं कि 1952 में पर वोटर 17 रुपए खर्च किए गए थे, वहीं 2019 में पर वोटर 72 रुपीज खर्च किए गए। तो आप समझ सकते हैं कि समय और धन की भयंकर बचत यहां पे हो सकती है अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाया जाना संभव हो पाता है। तो इसमें कई सारी समस्याएं हैं जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में देखेंगे। दूसरा प्रॉफिट है या दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाना और एक कॉमन वोटर लिस्ट बनाए जाने का, वो ये है कि काले धन और करप्शन पर रोक लगेगी। आप लोगों को पता है कि ऐसा कहा जाता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो हमारे देश में जहां भ्रष्टाचार ही संस्कार बन गया है, वहां पे अगर हर समय पर चुनाव करवाए जाएंगे तो पार्टी पॉलिटिक्स होगी, नेता एमएलए एमपी को खरीदा और बेचा जाएगा और इसकी वजह से करप्शन सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम एक ही बार चुनाव करवाते हैं हर 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा के, तो ऐसा माना जाता है कि इसमें काले धन और करप्शन पर रोक लगेगी। तीसरा प्रॉफिट एक और है, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी अपनाते तो, कि जाति धर्म के मुद्दे बार बार समाज में नहीं उछलेंगे और इसकी वजह से समाज में आपसी सौहार्द बना रहेगा। आप देख सकते हैं कि जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो चुनाव होने के आसपास ही नेता, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए या राजनीतिक पार्टियां भर भर के जाति और धर्म के नाम पर चुनावी मुद्दे उछालती है। लेकिन अगर हम 5 साल में एक ही बार उनको ये मौका दें तो हो सकता है कि हमारे देश में आपसी सौहार्द बना रहे। हालांकि ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप उनको मौका दे रहे हैं कि भाई आप 10 बार सांप्रदायिकता मत फैलाइए, एक ही बार फैलाइए, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। फिर भी हम कह सकते हैं कि इससे थोड़ी सी रोक यहां पे लग सकती है।
चौथा प्रॉफिट एक हो सकता है आम लोकसभा चुनाव और विधानसभा को एक साथ करवाए जाने का, कि शोर शराबा, रैली, भीड़ भाड़ से जितनी परेशानी आम जनता को बार बार चुनाव कराए जाने पर होती है, अगर एक साथ ही चुनाव करवाए जाएंगे तो ये परेशानी कम हो जाएगी। एक पांचवा फायदा भी है कि केंद्र और राज्य की नीति की जो तुलना है वो वोटर आपस में कर पाएगा, अगर उसको ये ऑप्शन मिलेगा कि केंद्र और उसके साथ ही राज्यों की जो नीतियां हैं, केंद्रीय पार्टी और राज्यों की जो पार्टियां हैं उनका एक साथ चुनाव करवाया जा रहा है, तो वो आपस में कंपैरिजन कर पाएगा कि केंद्र की नीतियां कैसी हैं और हमारे देश की राज्य सरकार या पॉलिटिकल पार्टी की नीति कैसी है, वो कंपैरिजन करके अपने लेवल पर सही निर्णय ले पाएगा। एक छठा लाभ और है अगर वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी अपनाई जाती है हमारे देश में, तो कि इससे एक बार आचार संहिता लगेगी, कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा और इसकी वजह से सरकारी कामकाज बार बार ठप नहीं होगा। तो ये सारे 6 मेजर प्लस पॉइंट है अगर हम वापस से एक बार पुनः लोकसभा और विधानसभाओं की चुनाव करवाने लगते हैं, तो इससे ये प्रॉफिट डेफिनेटली हमारे देश और समाज और सरकार को पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी हिंदुस्तान के लिए अपनाते हैं तो हमें किन किन बातों का फायदा पहुंच सकता है या किन किन चीजों में प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हम लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाते हैं तो उसमें क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं और किन किन समस्याओं का सामना हमें भविष्य में करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला तो वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी का खतरा यही है कि क्षेत्रीय पार्टियों का संकट आ जाएगा। यानी हमारे देश में केंद्र में कुछ पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस और बीजेपी, वो पूरे देश में छाई हुई है और हर जगह पे उनके पार्टी, उनके वर्कर और उनके वोटर मिल जाएंगे। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो पर्टिकुलर किसी राज्य में पाई जाती है। जैसे अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है, वहां पे उसका ज्यादा दबदबा है। वहीं पर आप अगर बात करें उड़ीसा की तो वहां पे बीजद या बिजू जननायक दल जो है उसका बहुत बड़ा दबदबा है। अगर आप बात करें आप पार्टी की तो वो भी आपको पंजाब और दिल्ली की तरफ दिखाई देती है। तो एक तरह से हम इन क्षेत्रीय पार्टियों और केंद्रीय पार्टियों की जहां तक बात करें वहां आपको पता चल सकता है कि जो केंद्रीय पार्टियां हैं वो एक साथ चुनाव करवाए जाने पर लीड ले सकती है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों के पास उतना न तो रिसोर्सेज है ना ही उनका नाम फैला हुआ है। और अगर केंद्र में कोई बड़ी पार्टी की सरकार हुई जैसे बीजेपी या फिर कांग्रेस, तो वो छोटी पार्टियों की सरकारें जहां जहां जिस जिस क्षेत्रीय स्तर पर राज्य में काम कर सकती है या कर रही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शिरोमणि दल, अकाल शिरोमणि दल पंजाब में या फिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो आप कह सकते हैं उनके खिलाफ थोड़ा माइलेज गेन कर सकती है। एक ये बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या जो है क्षेत्रीय मुद्दों की समाप्ति। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे देश में हर राज्य की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे अगर आप बात करें बिहार की तो कोसी नदी को बिहार का शौक कहते हैं, यानी यहाँ पे बाढ़ की बड़ी समस्या है। वहीं पे अगर हम बात करें राजस्थान की तो वो सूखे से बेहाल रहता है। और अगर हम केंद्र और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाते हैं तो नेशनल लेवल के मुद्दे तो उठकर सामने आएंगे, क्योंकि आजादी के बाद से ही कुछ नेशनल लेवल के मुद्दे हमेशा से चिरंजीवी रहे हैं जो हर पार्टी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है चुनावी सभाओं में। जैसे आतंकवाद हो गया, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, या फिर आप कह सकते हैं पाकिस्तान का मुद्दा। इसीलिए राहत इंदौरी साहब ने बहुत अच्छा शेर कहा था कि सीमाओं पर तनाव है क्या, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। तो इसका मतलब जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही हमारे देश में सरहदों पर तनाव बढ़ जाता है और हमें एक प्रकार से राष्ट्रभक्ति की ज्वाला में झोंक दिया जाता है और हम इसी राष्ट्रवाद की अति प्रेरणादायक भूमिका को निभाते हुए किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की ओर डिवोटेड हो जाते हैं। तो एक ये नई समस्या देखी जा सकती है और इससे क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो छुप सकते हैं। जैसे अगर आप बिहार की तरफ देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सुशासन का नारा तो दिया जाता है लेकिन सुशासन हुआ नहीं है, शासन या इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब अलग अलग चुनाव करवाए जाते हैं, लोकसभा के 2019 में हुए तो लोकसभा के मुद्दे अलग है, उसमें आदमी कुछ और सोच के वोट कर रहा है। जब राज्यों के चुनाव करवाए जाते हैं तो पर्टिकुलर राज्य के चुनावी मुद्दे अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति, जैसे बिहार के अंदर देख लीजिए, तो बिहार में कोई व्यक्ति बीजेपी सरकार को वोट नहीं देना चाहता क्योंकि उन्होंने इतना विकास नहीं करवाया। लेकिन अगर मान लीजिए वही व्यक्ति केंद्र की ओर देखता है तो धारा 370 हटाई गई है, उसके साथ ही पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक के द्वारा करारा जवाब दिया गया है
बीजेपी के द्वारा, तो हो सकता है वो बीजेपी को वोट देना पसंद करे केंद्रीय स्तर पर। तो इसमें व्यक्ति फंस जाएगा। और जिस देश में बहुत अधिक मात्रा में आज भी अशिक्षा पाई जाती है, गरीबी पाई जाती है, जागरूकता की कमी पाई जाती है और लगभग 70% लोग आज भी गांवों में निवास करते हैं, वहां पे लोगों को यह समझाना बड़ा मुश्किल होगा कि भाई ये लोकसभा के चुनाव हैं, ये विधानसभाओं के चुनाव हैं, इससे आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, इससे आप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन हैं जो आपके सरपंच साहब या प्रधान जी के लिए हो रहे हैं। तो एक नई समस्या सामने आ सकती है। तीसरी एक समस्या वन नेशन वन इलेक्शन की यह है कि चुनाव परिणाम में देरी हो सकती है। सुरक्षा को लेकर भी कई सारे बंदोबस्त नए करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज हमारे लोकसभा चुनाव में एंगेज होते हैं, जिसमें पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज और टीचर्स शामिल है। लेकिन अगर हम लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव करवाएंगे तो लगभग 4 करोड़ लोगों को शामिल करना पड़ेगा और इतनी बड़ी फोर्सेज को, इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना और पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए एक साथ चुनाव करवाना आप सोच सकते हैं। चौथी समस्या संघीय ढांचे के खिलाफ है। हमारे देश में अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी अपनाते हैं तो आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय संविधान का पहला आर्टिकल कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो इंडिया है वो राज्यों का संघ है। इसका मतलब राज्यों की अपनी सरकारें हैं, अपनी ताकतें हैं, वहीं केंद्र की अपनी सरकारें हैं और अपनी ताकतें हैं। आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर केंद्र राज्यों के ऊपर मनमर्जी नहीं कर सकता। आपातकालीन परिस्थितियां आप कह सकते हैं युद्ध जैसी समस्या पैदा हो गई, या फिर संविधान के आधार पर पर्टिकुलर राज्य का शासन नहीं चलाया जा रहा है, तो वहां पर भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 जिसे स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं वो लगाया जा सकता है। आपातकालीन परिस्थितियों की बात करें तो वो बिल्कुल अलग है। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों के बारे में बताया गया है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची का अर्थ है उस पर केंद्र कानून बनाएगा, पूरे देश में लागू होंगे। राज्य सूची का मतलब है कि उन सारे विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, वो उसी पर्टिकुलर राज्य में लागू होंगे। और उसी वही बात करें अगर हम समवर्ती सूची की, तो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कहीं बात फंसती है, पेच फंस जाता है तो केंद्र के कानून को मान्य माना जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां भी इस सूचियों के अनुसार केंद्र के पास रखी गई है, तो केंद्र के पास तुलनात्मक रूप से ताकत अधिक है। फिर भी केंद्र और राज्य सहकारी संघवाद का सहारा लेके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सहारा लेके आपस में सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र पूरी तरह राज्यों को दबा सकता है, ऐसा भी नहीं है कि लोकसभा के अंडर में रह के विधानसभाएं काम करती है। ऐसा कुछ होता तो एक साथ चुनाव करवाना काफी इजी होता, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। एक और समस्या यहां पर आप देख सकते हैं, अधिकतर लोग एक ही पार्टी को वोट कर सकते हैं। जब उनको समस्या दिखाई देगी और उन्हें चीजें समझ में नहीं आएगी कि ये लोकसभा के लिए हैं या विधानसभाओं के लिए हैं, तो ग्रामीण भारत में लोगों को बरगलाया जा सकता है कि हाँ हाँ करिए, तुम कमल छाप पे वोट दीजिए, तुम पंजा छाप पे वोट दीजिए, और ऐसे करके एक ही तरह की मेंटेलिटी क्रिएट करके पूरी तरह से लोगों को एक पार्टी के पक्ष में गांव और खेतों खलियानों के लोगों को बनाया जा सकता है। और इसका आप एक बेहतरीन नजरिया 2014 में देख सकते हैं, जब एक लहर आई थी हर हर मोदी घर घर मोदी, और उसमें आप देखेंगे कि कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं राजस्थान, लेकिन वहां पर भी वापस दोबारा बीजेपी की सरकार बन गई। कारण क्या था कि केंद्र में एक जवाहरलाल नेहरू की तरह ही इतना बड़ा फेस था कि हर व्यक्ति उसी के पीछे पागल था कि हमें इन्हीं की सरकार चाहिए, इन्हीं पे हमें पूरा भरोसा है। चुनाव जो है वो पार्टी केंद्रित नहीं रह गया था, चुनाव जो है वो व्यक्ति केंद्रित हो गया था, और इसकी वजह से कुछ राज्यों में कांग्रेस आते आते बीजेपी आ गई थी, क्योंकि एक लहर थी। तो अगर मान लीजिए हम लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ करवाते हैं और केंद्र में कोई ऐसा नेता बैठा हुआ है जिसकी छवि इंदिरा गांधी की तरह, जवाहरलाल नेहरू की तरह या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह है, तो फिर पता चलेगा कि सारे लोग उसी छवि के पीछे पीछे चल रहे हैं और आसपास के नॉर्मल और डेली रूटीन के मुद्दे भूलकर क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्टिकुलर व्यक्ति को देखकर वोट कर रहे हैं, उसके पार्टी पॉलिटिक्स को देखकर वोट नहीं कर रहे हैं। तो एक नई समस्या लोकतंत्र में पैदा हो जाएगी। एक और समस्या दोस्तों यहां है, खर्च बहुत बढ़ जाएगा। जब आप लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाएंगे तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का 2019 के लिए एस्टीमेट लगाया गया था कि अगर हम 2019 में ही लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाते हैं तो 4500 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा ईवीएम मशीनें नई खरीदनी पड़ेगी। हाल ही में आप कह सकते हैं
कि ये सारी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। संघीय ढांचे को भी समस्या है, उसके अलावा क्षेत्रीय मुद्दों की समाप्ति की भी समस्या है, केंद्र के और झुकाव का होना चुनावों का, यह भी एक नवीन समस्या देखी जा सकती है। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए हमें शांति से लोकमत को नजरअंदाज न करके आपसी सहमति से यह बात करनी पड़ेगी कि भाई चुनाव एक साथ हो तो किस तरीके से हो, और उसमें जो फायदे हैं उनको कैसे बढ़ाया जाएगा और जो हानियां हैं उसको कैसे कम किया जाए। दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी हिंदुस्तान के लिए लेके आते हैं तो उसके क्या मायने हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। लेकिन अब हम समझने वाले हैं कि हमारे देश का सर्वोच्च कानून यानी संविधान इस बारे में क्या कहता है, या संविधान संबंधी क्या अड़चनें वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी में आ सकती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 83 यह कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वहीं पर आर्टिकल 83 का क्लोज 2 साथ में यह भी कहता है कि अगर आपातकालीन परिस्थिति, इमरजेंसी, जैसे नेशनल इमरजेंसी जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में बोल रखी है, अगर ऐसी कोई समस्या पैदा हो जाती है तो लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, एक बार में बढ़ाया जा सकता है। ये ऐसा एक बार हो चुका है जब आयरन लेडी या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमारे देश में शासन कर रही थी, और 1977 में जब उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए 10 महीने के लिए हमारे देश में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया था। और बाद में तो हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने संविधान संशोधन किया था 42वां, और लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल भी कर दिया था, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं। खैर, हम इतने डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, अगली किसी क्लास में हम इन सब चीजों को देखेंगे। वहीं पे मैं बात कर रहा था लोकसभा राज्यसभा के रिगार्डिंग जो आर्टिकल हमारे देश के संविधान में दे रखे हैं उसमें, तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 83 लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए मेंशन करता है। आर्टिकल 83 का क्लोज 2 यह कहता है कि आपातकालीन परिस्थितियों में लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, जैसे 1977 में इंदिरा गांधी के द्वारा 10 महीने के लिए बढ़ाया गया था। वहीं आर्टिकल 85 लोकसभा के स्थगन और उसके समापन के बारे में बात करता है। वहीं पे आर्टिकल 172 राज्यों के विधानसभा के कार्यकाल के 5 वर्ष को मेंशन करता है, और वहीं आर्टिकल 174 विधानसभा के स्थगन और समापन की बात करता है। यानी बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं हमारे देश के संविधान में जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं से रिलेटेड है, और अगर इस कार्यकाल को, स्थगन और समापन को जो संविधान में मेंशन किया गया है, आप घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यह सब आपको पता होगा। इतना ही नहीं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 और उसके साथ ही भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 यह कहता है कि लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन होगा हिंदुस्तान में, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट के माध्यम से उसी के द्वारा करवाया जाएगा। तो यहां भी आपको संशोधन करना पड़ेगा। अगर आप लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन है वो नेशनल लेवल के इलेक्शन और विधानसभाओं के इलेक्शन के साथ एक कॉमन वोटर लिस्ट बनाकर करवाना चाहते हैं, तो यहां भी संविधान संशोधन की मांग की जाएगी। इतना ही नहीं, हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो जन प्रतिनिधि अधिनियम के आधार पर होते हैं, तो उसमें भी संशोधन करने की जरूरत होगी। तो इतने सारे आर्टिकल में संशोधन कीजिए, उतनी सारी समस्याएं मैं पहले बता चुका हूं, और उसके साथ ही आपको जन प्रतिनिधि अधिनियम में भी संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान संशोधन की जब बात आती है तो इतना इजी नहीं होता है। तो अभी हालांकि केंद्र में बीजेपी सरकार है, उसके पास बहुमत है, वो ऐसा कर सकती है। तो हो सकता है कि जब मोदी जी इस बात को कह रहे हैं, एनडीए इस बात को शुरू से कहती आई है, लाल कृष्ण आडवाणी के समय से भी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से भी, तो हो सकता है कि उनकी नज़र हो कि एक समान कानून हो, एक समान संविधान हो, एक जैसा हमारा राष्ट्र हो जिसमें जम्मू कश्मीर की समस्या ना हो, एक जैसी टैक्स व्यवस्था हो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की भी हैं। यहाँ तक कि जनसंख्या के लिए भी वो एक बिल लाने वाले हैं जो मुझे लगता है कि 2022-23 के आसपास आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण बिल जिसकी चर्चा चल रही है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, हमारे देश में अगर हम
लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाते हैं, एक कॉमन वोटर लिस्ट बनाते हैं, तो इसमें किन किन चीजों का सामना या किन किन समस्याओं से दो चार हमें होना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि वन नेशन वन इलेक्शन किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इतिहास क्या है, संविधान, सरकार, समाज क्या कहती है इसके बारे में, और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। अब हम समझने वाले हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का कोई समाधान है, कोई तरीका है जिससे इसे हिंदुस्तान में लागू करवाया जा सके, तो वो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में 2018 में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें यह देखा गया था कि कौन सी पार्टियां पक्ष में हैं और कौन सी पार्टियां विपक्ष में हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी की हालत हर समय की तरह लगभग में इधर चला उधर चला वाली थी। कुछ लोगों ने कहा होना चाहिए, उनमें से कुछ ने कहा नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर कुछ पार्टियों की बात करें जिन्होंने पक्ष लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन हिंदुस्तान में होना चाहिए, तो उसमें से आप कह सकते हैं AIDMK पार्टी है जिसने पक्ष में वोट किया था। शिरोमणि अकाली दल है पंजाब का जिसने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और TRS ने कहा कि हमारे देश में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव होने चाहिए। अगर बात करें ऐसी पार्टियां जिन्होंने मना किया कि नहीं, हम इस बात पे एग्री नहीं है, जैसे चल रहा है लोकसभा के अलग और विधानसभाओं के अलग और लोकल बॉडीज के अलग, वैसे ही चलता रहना चाहिए। उसमें आपको पता ही होगा, अपने केजू बाबा हैं जो हर बात अपनी डपली अपना राग, उनका अलग ही मामला चलता रहता है। तो आम आदमी पार्टी ने मना किया है। उसके अलावा हमारी ममता बनर्जी हैं जिसमें बिल्कुल ममता नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, हमें ये चीज़ पसंद नहीं है जैसा मोदी जी कह रहे हैं, जैसा मोदी जी चाह रहे हैं, हमें उन पर भरोसा नहीं है। उसके अलावा TDP, DMK, कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने भी विरोध किया है। अब अगर हम एक लिटरेट पर्सन की तरह सोचें कि भाई इसका समाधान क्या हो सकता है, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसका समाधान ये हो सकता है कि हम एक बार तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ में करवाएं, फिर जिनका भंग हो चुका है उनका दूसरे फेज में वापिस एक बार करवा दिया जाए, तो 2 फेज में ये इलेक्शन करवाया जा सकता है। यानी हमको ये समझना पड़ेगा कि एक बार अगर हमने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवा दिए तो 5 साल के लिए हम सरकार को नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे देश में कई बार सरकारें भंग होती रहती हैं, महागठबंधन और गठबंधन की सरकारें बनती रहती हैं, और इसकी वजह से बीच बीच में जब सरकारें भंग हो जाएगी तो वैसे भी हमें चुनाव करवाना पड़ेगा। तो आप एक बार सबका साथ में चुनाव करवा लीजिए, फिर जिनके साथ ज्यादा दिक्कत हो और जिनका चुनाव न हो पा रहा हो परिस्थितियों विशेष, उनका दोबारा वापस दूसरे फेज में चुनाव करवाया जा सकता है। तो ये तरीका है इस समस्या से डील करने का, सबसे बेटर तरीका जो अभी तक निकलकर सामने आया है। और सभी पार्टियों की सहमति इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये गणतंत्र है, आप किसी पार्टी को छोड़ नहीं सकते। हालांकि लोकतंत्र के बारे में यह भी कहा जाता है कि 49% लोग चाहे समझदार हैं, उनके ऊपर 51% लोग ही शासन करेंगे, क्योंकि उन्हीं की संख्या ज्यादा है। खैर, तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में चर्चा हो रही है और उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।